हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। आशा है कि आप सभी लोग एनसीईआरटी रीडिंग को क्रम से करते हुए आ रहे होंगे। अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो कहीं न कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि हिटलर का उदय किस तरह से हो रहा है, कैसे हिटलर एक छोटे सी जगह से निकल करके शासन सत्ता तक पहुंचता है और पूरे विश्व में कहीं न कहीं अपना नाम दो रूपों में विख्यात करता है। उसको जो मानने वाले हैं उनके लिए अच्छा था, जिनको नहीं मानने वाले थे उनके लिए बहुत ही क्रूर था। और हम देखेंगे कि जो हिटलर का उदय है कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हो रही है उसी के संबंधित घटनाओं से कहीं न कहीं हिटलर का उदय होता है और कहीं न कहीं यही ले जाकर के बाद में पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल देता है। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर देखा हुआ है तो आप इस लेक्चर को जरूर समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। अगर नहीं देखा हुआ है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी सी समस्या यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे जो हमारी यहाँ पे पहली ही लाइन है, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन हमारे पिछले क्लास से पूरी तरह से रिलेटेड है। पिछले ही क्लास में हमने यही देखा था कि कैसे पूरा विश्व जो है वो मंदी के दौर में चला गया है और खासकर जो जर्मन की भी अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो अब बहुत ही उलट पुलट हो चुकी हैं। लोगों के पास खाने को कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास जॉब नौकरियां नहीं हैं, लोगों को अपने परिवार पालने के लिए तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं लोग जिस काम को अभी ज़्यादा रुपए में करते थे उसको बहुत कम में करने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि जॉब है ही नहीं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एनसीईआरटी के इस प्रयास को शेयर करें, जिससे और भी लोग फ़ायदा ले सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक नहीं है और इसी वजह से वो नहीं पढ़ पाते। यहाँ पे हम इस बुक की ही रीडिंग कर रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें आपको समझाने के लिए वो हम समझाते हुए चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला कर रख दिया। अब आप इस लाइन से जरूर वाकिफ होंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध उसमें जर्मनी हार जाता है और कहीं न कहीं उसके ऊपर जो है वो वर्साय की संधि थोपी जाती है और वो पूरी तरह से उसके लिए अपमानजनक होती है। लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जर्मनी के लोग जो कुछ भी रिएक्शन कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो हिटलर है, जो कि छोटा सा सिपाही है, वो भी कहीं न कहीं जर्मन के पराजय से तो हिला ही हुआ था। साथ ही साथ जैसे ही वर्साय की एक अपमानजनक संधि उसके देश के साथ होती है, जिसने उसकी पूरे देश की स्थितियों को हिला के रख दिया, उससे भी जो हिटलर है वो कहीं न कहीं आग बबूला हो गया है। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। यहाँ पे जैसा कि आपको पहले ही पता है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, उसमें जर्मन का जो हश्र हुआ उसके बारे में। यहाँ पे आपने ये भी देखा जो हिटलर है वो कैसे एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है, लेकिन उसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध में वो फौजी भर्ती में अपना नाम लिखाता है, उसमें भर्ती होता है, कुछ कार्य करता है। वर्साय की संधि से बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है। 1919 में जाकर के वो एक पार्टी की सदस्यता लेता है और वहाँ पे ही जाकर के धीरे धीरे उस पार्टी को ही अपने अंडर में कर लेता है और जिसे बाद में हम लोग नात्सी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हिटलर के उदय का। आप देखेंगे अब वो पार्टी का एक तरह से अध्यक्ष बन चुका है, तो निश्चित रूप से अब उसका जो प्रभाव है कुछ अलग होगा।
आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हिटलर क्या करेगा, क्योंकि उसका जो इंट्रोडक्शन था वो बस इतना ही था, इतना ही इंट्रोडक्शन पर्याप्त है उसके लिए। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। अब देखिए 1919 में वो सत्ता पे एक अपनी जो नाज़ी पार्टी है उसमें एक तरह से कब्जा कर रहा है, और 1923 में ही वो बवेरिया और बर्लिन पर चढ़ाई करने जा रहा है उसकी सत्ता को हथियाने के लिए। क्योंकि आपको याद हो जब 1918-19 में वर्साय की संधि हुई थी, उसके पहले जो जर्मन था वो बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बना के रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी हार होती है तो उसके जो विजयी राष्ट्र हैं उन्होंने उससे इस चीज़ को छीन लिया था, उसे अपने सारे उपनिवेशों को छोड़ देना पड़ा था। कहीं न कहीं वापस हिटलर उसी काम को शुरू कर रहा है। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो गए थे, काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। अब देखिए यहाँ पे जो नाज़ी पार्टी है, जो कि पहले नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, इस पे हिटलर का कब्जा है। जब ये इस पार्टी में अपनी पैठ बना चुका है, अभी लोगों को इनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ही मंदी का दौर शुरू होता है, जिसको हमने पीछे देखा था कि उस समय की क्या स्थितियां थी, उस मंदी के दौर में जो हिटलर है, हिटलर की जो बातें हैं, हिटलर के पार्टी के लोगों की जो बातें हैं, वो लोगों की थोड़ी सी समझ में आ रही हैं। उनको लगता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं उससे बेहतर भविष्य हो सकता है, और कहीं ना कहीं जिस पार्टी पे अभी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अब उस पर वो विश्वास करना शुरू कर चुके हैं। और इसका जो हम परिणाम देखेंगे आगे, वो हिटलर का एक बहुत ही जबरदस्त रूप में उदय देखेंगे। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाइन के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। जो राइखस्टाइन चुनाव हो रहे हैं उसमें महज बहुत ही कम वोट उसको मिले, 2.6% वोट मिल रहे हैं। 1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। अब देखिए जो नाज़ी पार्टी है उसको अभी 3 साल पहले ही सिर्फ 2.6% वोट मिल रहे हैं, और इसी 1932 तक आते आते उसकी पार्टी को 37% वोट मिल रहे हैं। अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जो मंदी का दौर है इसी के पास में है, यहीं पे मंदी का दौर चल रहा है। और मंदी के दौर में जो इनकी बातें हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग इस पार्टी पे अब भरोसा करने लगे हैं, और 2.6% से वोट बढ़ करके अब 37% हो चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं हिटलर का जो मनोबल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठेगा, और वो आगे अभी भी चूँकि वो बहुत सारे कार्य सिर्फ अपने मन से कर रहा था, अब भी वो और सारे कार्य अपने मन से करने की कोशिश करेगा। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। अब देखिए जनता को जो चीज़ें पसंद होती हैं उन्हीं चीज़ों पे ही हिटलर बात कर रहा है। राष्ट्र की एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना, वर्साय की संधि में जो अपमान हुआ उसका बदला लेना, साथ ही बेरोजगारी के स्तर पे काम करना, बेरोजगारी कम किया जा सके, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देना, इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं जो जनता होती है उसमें एक अलग ही राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगती है, और जो पार्टी इस बात को करती है कहीं न कहीं उसके प्रति लोगों का जो लगाव है वो अपने स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। वो इसकी भी बात कर रहा है कि जो विदेशी ताकतें यहाँ पे काम कर रही हैं उनसे भी इसको वो एक तरह से मुक्ति दिलाएगा। तो ये चीज़ें जनता के सीधे दिल में हिट करती हैं, उसको लगता है कि इस पार्टी के अलावा और कोई दूसरी पार्टी नहीं होनी चाहिए। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था।
हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जन योजनाएं की या जनसभाएं की। तो ये तो आज के समय में भी आप पार्टियों को देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए, अपनी एक तरह से ताकत दिखाने के लिए पार्टियां जो हैं वो बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करती हैं, बड़ी बड़ी जनसभाओं का आयोजन करती हैं। और आज के समय में आप देखेंगे वो नेता ज़्यादा सफल होता है जिसके अंदर अब बोलने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे लोग उसके प्रति जल्दी से जल्दी जुड़ते हैं, उसकी बातों से ज़्यादा सहमत होते हैं, तो उसको सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों के गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक महान मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षित दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब देखिए, जो जर्मन समाज की स्थिति है, उस स्थिति को जो हिटलर है, हिटलर की पार्टी है, बहुत ही बेहतर ढंग से समझती है और उसने उसी बेहतर ढंग से समझने का फायदा उठा करके जनता की उसी रगों पे हाथ रखा जिससे उनको फायदा हो सकता था और अपनी जो एक तरह से समाज में प्रतिष्ठा है, समाज में जो पैठ है वो बनाई पार्टी ने। जो नात्सी पार्टी है उसने वहाँ पे अपनी पैठ बनाई। हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का ध्वंस, हम इसको देखेंगे कि लोग कैसे हो रहा है यहाँ पे आगे जर्मन में, कैसे ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। अब देखिए, हिटलर एक पार्टी छोटे से गांव से जन्म लेकर के सैनिक के पद से होते हुए और आज वो चांसलर के पद तक पहुंच चुका है। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। अब रूढ़वादियों को अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं ये जो पार्टी है वो अब लग समाज के हर वर्ग में अपनी पैठ बना चुकी है। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूअसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार कर लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थीं। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हिटलर है वो जर्मन चांसलर के पद पर कार्यरत है और कहीं न कहीं वहाँ पे वो अपने पद का पूरी तरह से दुरुपयोग करना शुरू कर चुका है। तमाम तरह के जो शासन संरचना है उनको उसने भंग कर दिया है और तरह के जो प्रेस है, सभा है, अभिव्यक्त की आज़ादी है, इन पर उसने अनिश्चित काल के लिए एक तरह से रोक लगा दिया है। और तमाम तरह के जो समाज में उसके ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं मानते हैं या उसके विरोधी हैं, उनको भी उसने एक तरह से कत्ले-आम लगभग कह लीजिए शुरू कर दिया है। कत्ले-आम इस स्तर पे शासन सत्ता उसकी ही, सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनको ही सजा सुनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग देख रहे हैं जो हिटलर है वो अपने ही देश में उन सभी लोगों का दमन करने में अभी लगा हुआ है, जिससे उसको किसी भी बात का खतरा है कि शायद वो भविष्य में इसके रास्ते में एक तरह से रोड़ा अटका सकते हैं, उसके काम में रोक कर सकते हैं। उन सभी को ये अभी फिलहाल साफ करने में लगा हुआ है। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी की बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद
को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब आप इन लाइनों से समझ गए होंगे हिटलर क्या कर रहा है और किस तरह से एक निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना वो कर रहा है। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गोस्तापो, एसए, गोस्तापो का अर्थ था गुप्तचर राज्य पुलिस और एसएस का अर्थ था अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा मेवा अर्थात एसटी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार और आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। अब आप यहाँ पे देखिए, जो भी शासक या जो भी एक तरह से कह लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी देश का मुखिया जो भी ऐसे हालात किसी भी देश में उत्पन्न करेगा, कहीं न कहीं ये हालात उसी को बयां कर रहे हैं कि वहाँ का क्या एक तरह से विभत्स दृश्य रहा होगा कि जनता को पूरी तरह से आज़ादी से वंचित किया जा चुका है, उसके अधिकारों से वंचित किया जा चुका है, प्रेस पे एक तरह से प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण है और समाज में या अन्य जगहों पर भी लोग राज्य के खिलाफ ना बोल सके, हिटलर के खिलाफ ना बोल सके, उसके लिए तरह तरह के अलग अलग तरह के पुलिस गुप्तचर का गठन कर दिया गया है कि कहीं से भी अगर किसी भी तरह की एक तरह से सुगबुगाहट होती है तो उसको तुरंत दबाया जा सके। इन्हीं सब वजहों से हम लोग देखते हैं कि हिटलर को एक तरह से इतिहास में बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है और आपने इसको पढ़ करके अब तक अंदाजा जरूर लगाया होगा कि क्यों जाना जाता है। इसकी वजह से ही जो नात्सी राज्य है, नात्सियों जब शासन कर रहे हैं तो उनको एक आपराधिक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, आपराधिक राज्य की छवि उनके लिए गढ़ दी गई समाज में। गोस्तापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब जब पुलिस को इतने सारे अधिकार दे दिए गए थे तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक निरंकुश हो चुके थे। इनको ये भय तो था नहीं कि अगर यहाँ पे ये कुछ गलत करेंगे या किसी के साथ कुछ जाति करेंगे तो इनके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे सवाल जवाब होगा और इनको भी कभी एक तरह से इसका सामना करना पड़ सकता है। इन लोगों ने इसके परे जा कर के पूरी तरह से काम किया और पूरी तरह से जो नात्सी एक पार्टी है, नात्सी राज्य है, उसको निरंकुश बनाने का कार्य किया। आगे हम लोग देखते हैं पुनर्निर्माण, कैसे समाज में और नात्सियों का पुनर्निर्माण होता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार सक्स को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धक कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की फॉक्सवैगन इस परियोजना की ही देन थी। अब यहाँ पे जो हिटलर है उसने एक शख्स हालमार साख्त को जिम्मेदारी सौंपी है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस पटरी पर लाया जाए, क्योंकि आपको ध्यान हो कि जो जर्मन अर्थव्यवस्था है, जो वर्साई की संधि के बाद आगे जब एक तरह से पूरा विश्व मंदी के दौर में है तो वहाँ पे स्थिति जो है बहुत ही बुरी है जर्मन की, और जिसका जो जड़ है वो कहीं न कहीं वर्साई की संधि में है, क्योंकि वहाँ पे जो जर्मन को अपने उपनिवेशों और तमाम संसाधनों के साथ में जो 6 अरब पाउंड के आसपास उसे देना पड़ा था एक तरह से फाइन के रूप में, उसने भी जर्मन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। अब देखिए हिटलर की जो एक तरह से मंसूबा है उसमें थोड़ा सा वो कामयाब हुआ कि ऑस्ट्रिया को उसने जर्मन में मिला लिया। आपको याद हो कि जैसे ही वो शासन में आया था उसने जर्मन पे
जो ऑस्ट्रिया था इस पर हमला किया था, लेकिन उस समय वो असफल रहा था। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुंडेटलैंड का प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मन के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीयत अब पलटने वाली है। कहीं न कहीं जो हिटलर है उसने एक बार जब शुरू में कार्य किया था अलग अलग जगहों पर कब्जा करने का, तो उसमें उसे एक तरह से सफलता नहीं मिली थी, और उस वक्त तो इतने बड़े पद पे भी नहीं था कि उसको इससे बड़ी आसानी से सफलता मिल पाती। लेकिन अभी जो एक तरह से जो हिटलर है वो पूरे अपने राज्य का ही मुखिया है, और अभी उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं उसको इंग्लैंड से भी समर्थन मिल रहा है, और आपने देखा कि उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, सुंडेटलैंड पर कब्जा कर लिया, और इस तरह से उसका जो एक तरह से कामयाबी है, सफलता है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब इससे लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो देश की नीति है वो अब पलटने वाली है। अब देश जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रगति के रास्ते पर चलेगा, लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। वहाँ पे देख रहे हैं कि हिटलर कैसे कैसे कुछ जगहों पे कब्जा कर चुका है, लेकिन अभी भी वो यहीं पे नहीं रुक रहा है, इसे आगे भी चल रहा है। हम लोग देखते हैं आगे, और वहाँ पे वो क्या करता है। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नात्सी जर्मनी में एतिहाद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। कहीं ना कहीं आप लोग देखिए कि जो हिटलर था वो जो भी कार्य कर रहा था, अच्छा हो बुरा हो, अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं तो आप उसके साथ बने रहेंगे। लेकिन अगर आप उसके किसी भी कार्य को कह रहे हैं बुरा है तो आप उसके साथ नहीं रह सकते। यही हुआ जिनको उसने जिम्मेदारी दी थी जर्मन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, साख्त को, उसको उसने जैसे ही उसने कहा कि ऐसा ना किया जाए, थोड़ा सा सेना पे कम खर्चा किया जाए, उसने उनको भी हटा दिया। क्योंकि जो हिटलर है अभी वो पूरी तरह से सैन्य कार्रवाई पर चल रहा है, अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहा है, तो उसके लिए सेना की आवश्यकता तो होगी ही। अब अगर आप उसको कह रहे हैं कि आप सेना पे खर्चा ना करें, अलग देशों पे विजय ना प्राप्त करें, अलग क्षेत्रों पे हमला ना करें, तो कहीं ना कहीं आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हिटलर था उसका एक ही मतलब था कि अलग अलग जगहों पे कब्जा कर करके वो अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मन ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नात्सी जर्मन का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बैठा दी गईं। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब देखिए जो हिटलर है वो कितना आगे निकल चुका है कि कुछ देशों को, इटली और जर्मन के साथ संधि हस्ताक्षर कर रहा है, उनको भी इसने परेशान किया हुआ है। वहाँ पे संधि हस्ताक्षर हो रहा है, और हम लोग देखते हैं कि जो 1940 है, यहाँ तक आते आते जो हिटलर है अपनी ताकत के पूरे चरम पे पहुँच चुका है, अर्थात उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। अब आप देखिए सोवियत संघ पे ही हमला कर रहा है वो। अब निश्चित रूप से कहीं न कहीं सोवियत संघ पे हमला करना उसकी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी इतिहास में बताई जाती है, क्योंकि इसी आक्रमण के साथ ही वो अपने बुरे दौर में चलना शुरू कर देता है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थीं। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों के पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में वो बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने
अगली आधी सदी के लिए समूचे पूरे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अब देखिए, जो हिटलर अभी तक कई क्षेत्रों पर कब्जा कर करके अपनी ताकत के शिखर पर बैठा हुआ था, उसकी एक गलती सोवियत संघ पर आक्रमण ने कहीं न कहीं इसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इसकी जो एक तरह से शक्ति थी कहीं न कहीं वो कम हुई, क्योंकि उसने दोनों मोर्चे पर हार का सामना किया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सका था। आपने प्रथम विश्व युद्ध में देखा था कि जो अमेरिका है, शुरुआत में वो युद्ध में शामिल नहीं था, बाद में स्थितियां बदली और उससे भी युद्ध में शामिल होना पड़ा था और उसी गुट ने विजय पाई थी। इस बार भी लगभग जो युद्ध है वो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग शुरू हो चुका है और अभी जो अमेरिका है वो इससे दूर रहना चाहता है। अभी अभी तो उसने एक बहुत भारी मंदी देखी हुई थी। उसके पहले युद्ध जब हुआ था तो वहाँ पर भी उसने जब युद्ध में भाग लिया था तो उसमें भी उसको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। साथ ही अपने संसाधन भी उसको तमाम संसाधन जो है उसके खत्म हुए थे। अमेरिका उसको समझता है कि युद्ध के बाद क्या चीज़ें होने वाली हैं। कहीं न कहीं वो अभी भी यहाँ पे युद्ध से दूर खड़ा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि जब अपने पे आ ही जाएगी तो कहाँ तक हो जाएगा। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। आप देखिए यहाँ पे जापान का नाम आपके ध्यान में आते ही शायद आपके दिमाग में आया होगा कि ये वही जापान है जिस पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। तो जी हाँ, ये वही जापान है जिस पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो वर्ल्ड वार चल रहा है इस समय, इसमें जो जापान है वो अपनी जो ताकत है वो फैलाया हुआ है और पूर्व में जापान की ताकत पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी और कहीं न कहीं उसने जो इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। फ्रेंच इंडो चाइना जो क्षेत्र है उस पर उसने कब्जा कर लिया है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैनिक जो रह रहे हैं उन पे भी इसने हमले की योजना बना ली है। अब जब सीधे अमेरिका के ऊपर हमला होगा तो कहीं न कहीं उसको इस युद्ध में आना ही पड़ेगा। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुई। आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही जापान और जर्मन ने अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी किया, उसके बाद भी तुरंत अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हुआ और 1945 में हिटलर की पराजय होती है और इसी समय ही हिरोशिमा और नागासाकी पर एक परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध का यहीं पे अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जापान आत्मसमर्पण कर देता है। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह गृह युद्ध के दौरान नात्सी जुल्मों की कहानी है। आप इसको ध्यान हो कि चैप्टर के शुरुआत में ही जो हेलमुट है वो उसके पिता और उसके माता की कहानी हमने देखी थी। कैसे इसके पिता इसी बीच में हुए कुछ बातों से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। जो हेलमुट है वो भी अपनी माँ से भी डरा हुआ है। 9 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकला। उसको डर था कि कहीं उसकी माँ भी उसे मार न दे। तो कहीं न कहीं हमने देखा था जो हेलमुट के पिता थे वो हिटलर के पूरी तरह से कट्टर समर्थक थे और यहाँ पे हिटलर के समर्थक के अलावा जिन लोगों को भी यातनाएं दी गई थी, तो हमने देखा कि अब जब हिटलर हार चुका है, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है, तो कहीं न कहीं उनको ऐसा डर लग रहा था कि जितना इन लोगों ने यहूदियों पर और अन्य लोगों पर, नात्सियों के अलावा लोगों पर अत्याचार किए हैं, उनको कत्लेआम किया है, अब चूंकि हिटलर सत्ता में नहीं है तो वो लोग भी अब वापस उन पे ऐसे ही अत्याचार करेंगे और इसी की डर की वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो हमारा वो पार्ट वहाँ पे ख़त्म होता है। हम अब यहाँ पे दूसरे पार्ट पे, उसी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण हम लोग देखेंगे। जो नात्सी थे उनका दृष्टिकोण था क्या था, वो किस हिसाब से शासन करना चाहते थे और उनकी मंशा क्या थी। तो यहाँ पे हम लोग इनके बारे में देखेंगे और इसी में हम ये चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी जो हेलमुट थे उसके जो पिता थे उनको किस बात का डर था। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में
ब्लांड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। अब आप यहाँ पे देखिए, जो समाज है, जर्मन समाज है, वो किस तरह से एक तरह से बटा हुआ है, कैसे लोगों में विभेद है, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हिटलर की नात्सी सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति के ख्याल का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीविता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया था। इस विचार का मतलब था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती हैं। आप इस लाइन को याद रखिएगा, जो प्रजातियां बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती हैं। ये आपके एस्से लिखने में काम आएंगी। आप इसका एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। आप इसी एक लाइन से, नात्सियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल और ताकतवर जिंदा वही रहेगा, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। इसी लाइन से ही जो नात्सी थे उनके मंशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि नात्सी लोग क्या चाहते थे और उन्होंने किस तरह से समाज में अपने कार्य को संपादित किया होगा। क्योंकि जो लोग ये सोच रखते हैं जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, तो निश्चित रूप से जो अमीर है वही जिएगा, गरीब नहीं जी पाएगा। इसी से संबंधित उनका जो एक तरह से सिद्धांत था वो कार्य कर रहा था। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेंसराउन या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इसने मातृ क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी की जा सकती थी। आपने हिटलर के बारे में पीछे देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों पर उसका कब्जा करने के जो सबसे बड़ा मकसद था यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन वो इकट्ठा कर सके। और यहाँ पे आप उसके बारे में एक और चीज़ देख रहे हैं कि इससे उसका मानना था कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जब उसके पास होगा तो वो अलग अलग जगहों पे लोगों को बसा सकेगा और इससे कहीं न कहीं जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी की जा सकेगी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड की इस धारणा को पहली प्रयोगशाला बना। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हिटलर था वो अलग अलग जगहों पर बसे हुए जर्मन के लोगों को वो एक देश के अंतर्गत लेके आना चाहता था। वो चाहता था कि जो लोग हों एक साथ हों, आसपास हों, दूर दूर ना हो, जिससे जो ताकत है वो बहुत ही बड़े लेवल पे बनाई जा सके। नस्लवादी राज्य की स्थापना। हम लोग देखेंगे कि अब नस्लवादी राज्य की स्थापना जो जर्मनी में कैसे होती है। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे में जर्मनी को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं, ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे।
यूथनेजिया अर्थात दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमेट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्हें वह मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अब यहाँ पे आप देखिए, जो हेलमेट था उसके जो पिता थे उन्होंने क्या काम किया था जिसकी वजह से उन्हें डर था जब हिटलर का शासन खत्म हुआ कि अब उनके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, और इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। आपने यहाँ देखा कि हेलमेट के पिता ने क्या काम किया था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें आवांशितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियत के लिए अभिशप्त थीं। हम यहाँ पे अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप देखिए, जो नात्सी थे उनको छोड़ करके समाज के सभी वर्ग को जर्मन में जो हिटलर थे और उसके समर्थक थे उन्होंने परेशान किया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हेलमुट थे उनके पिता को इसी सारी अब जब हिटलर का शासन खत्म हुआ है तो डर है, आशंका है कि कहीं वही घटना उनके साथ ना हो जाए। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले से जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। अब आप देखिए कि जो नात्सी हैं उनको छोड़ करके समाज के सभी लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव यहाँ पे हिटलर के शासनकाल में हो रहा था। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म और मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दबड़ा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा बोए हो वैसा काटोगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा ने नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल मतांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। अब देखिए 1933 से 1938 यही वो काल था जब हिटलर अपने चरम पे था। हिटलर का जो शक्ति थी वो बहुत ही शिखर पे थी और इस समय इसने यहूदियों को बहुत पूरी तरह से आतंकित किया, उन्हें परेशान किया, संसाधनहीन कर दिया और कहीं न कहीं पूरे समाज से उनको अलग करके रख दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दौरान दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। जो एक तरह से यहूदी हैं जो 1939 से 45 का समय अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, इसी समय पर यहूदियों को कुछ खास जगहों पर इकट्ठा किया जा रहा है हिटलर के द्वारा या उसके मातहत के द्वारा, उसके सैनिकों के द्वारा। और पोलैंड में उसने एक गैस चैम्बर बनाया हुआ है और वहीं पे ले जाकर को बंद कर देता है और उनकी बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। नस्ली कल्पनालोक अर्थात यूटोपिया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। युद्ध में के साये में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उसने पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके।
इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह लाकर मवेशियों की तरह खदेड़कर जर्मन गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेंटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक तरह से यूटोपिया है उसकी क्या हालत है, पोलैंडवासी जो हैं उनकी क्या हालत है, और कैसे जो हिटलर है वो कितना क्रूर तानाशाही शासन स्थापित किया हुआ है, कितनी क्रूरता भरे शासन कर रहा है कि लोगों को गैस चैम्बरों में मार रहा है, छोटे छोटे कमरों में बंद करके मार देता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या विभत्स दृश्य रहा होगा उस समय यहूदियों के लिए। यहूदी किस तरह से कितने बेतहाशा उस देश को छोड़ रहे होंगे, किस तरह से वो शासन से लुकते छिपते बच रहे होंगे कि अगर पकड़े गए तो उनकी क्या हालत होगी, उन्हें पहले से पता था। तो कहीं न कहीं जो स्थितियां हैं वो बहुत ही बद से बदतर थीं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, खासकर जो नाज़ी के अलावा थे, कि वो लोग क्या करें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो मौत का सिलसिला है वो जर्मनी में किस तरह से चल रहा था, इसको हम लोग यहाँ पर एक छोटे से पैराग्राफ में देखेंगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे नाज़ियों के अलावा और लोगों के साथ हो रही थीं। तो जो मौत के सिलसिले का जो पहला चरण था वो 1933 से लेकर के 39 तक था, जब हिटलर अभी जर्मन के शासन सत्ता पर काबिज है। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेंसबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। इसके तहत क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अब देखिए जो यहूदी हैं उनके अधिकारों को कैसे छीना गया, कैसे उनको बुरी से बुरी तरह एक तरह से समाज में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अन्य जो और कानूनी उपाय किए गए वहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार कर दिया गया, सरकारी योजनाओं से निकाल दिया गया, यहूदियों की संपत्तियों की जब्ती और बिक्री कर दी गई, अर्थात एकदम से उनको भिखारी की स्थिति में ला करके छोड़ा जा रहा है। यह कह लीजिए भिखारी की स्थिति भी नहीं, नरकी जिंदगी उनकी छोड़ी जा रही। पूरे समाज से कट के, सरकारी योजना से कट के, संपत्ति जब्त के लिए विवाह नहीं कर सकते, राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकते, तो उनके पास बचा ही क्या है। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। आप नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास वैसे आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप अपनी एक बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं। जो इसकी दूसरा चरण था, जो नाज़ियों द्वारा यहूदियों को यातना दी जा रही थी, मौत का जो सिलसिला था, उसका जो दूसरा चरण था वो दड़बाबंदी था और उसमें 1940 से 44 का बीच का समय था। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। इसमें हम लोग देखते हैं कि और क्या होता है। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह कर दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र में लुद्द एवं वाराद जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों की अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। अब आप देखिए कि जो यहूदी अभी एक बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, कहीं ना कहीं रह रहे थे, इस नाज़ी समाज में उसने कैसे उनको पूरी तरह से हाशिए पर ढकेल दिया और भूखमरी नंगी के शिकार वो हो गए।
हम यहाँ पे जो मौत का सिलसिला है उसका तीसरा चरण देखते हैं। तो सर्वनाश 1941 के बाद की स्थिति क्या है। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विट्स, सोबिबोर, त्रेबलिंक, चलम्मो एवं मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तरीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। अब देख रहे हैं कि जो यहूदी हैं उनकी एक तरह से क्या स्थिति है, यहाँ पे कैसे उनको मौत दी जा रही है। आपने देखा था कि जो यातना गृह हैं, हमने बताया आपको कि उसके चारों तरफ करंट के तार दौड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई भाग नहीं सकता और अंदर उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। गैस चैम्बर जो है वहाँ पे बाहर कपड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को वहाँ पे एक तरह से नंगा करके अंदर रखा जाता है, या मरने के बाद उनको बॉडी को फेंक कर, कपड़े को निकाल करके बॉडी को फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा जो नात्सी थे और हिटलर थे, उन्होंने कैसे जर्मन में नात्सी के अलावा जो लोग रह रहे थे, खासकर यहूदियों को किस तरह से प्रताड़ित किया था। आज का हमारा क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। आगे मिलेंगे हम लोग नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।